प्यारे बच्चों, आज हम सब सामाजिक विज्ञान के अगले चैप्टर के बारे में आज समझेंगे, जिसमें पृथ्वी की संरचना और सेल समूह और स्थलाकृति की बनावट या उसकी भिन्नता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है इसको। तो आज सबसे पहले हम इसी स्थलाकृति के रूप में आज उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में हम समझेंगे। तो इसे समझने से पहले मुख्य रूप से बात और आपको बता देते हैं कि पृथ्वी की जो संरचना है या पृथ्वी के धरातल की ऊपरी जो बनावट है उसका किस प्रकार से निर्माण हुआ है, उस पर कौन सी शक्ति कार्य करती है जिससे ये स्थलाकृति या धरातल का बनावट का स्वरूप आज देखने को मिलता है। तो इसके संबंध में हम समझेंगे। तो पृथ्वी की स्थलाकृति या धरातलीय बनावट का मुख्य जो कारण होता है, दो शक्तियां, अंतर्जनित शक्ति और बाह्यजनित शक्ति। ये दोनों बल है या दोनों शक्तियों के आधार पर हमारे जो धरातलीय बनावट का स्वरूप देखने को मिलता है आज। तो अंतर्जनित शक्तियों में आता है भूकंप, ज्वालामुखी के परिणाम स्वरूप धरातल के ऊपरी क्षेत्र में परिवर्तन या धरातलीय भूपटल पर परिवर्तन देखा जाता है, वो अंतर्जनित शक्ति के रूप में होता है। दूसरा जो आता है बहिर्जनित शक्ति या बहिर्जनित बल। धरातल के ऊपरी जो परत है वो वायु, जल, वर्षा, तापमान और हिम ऐसे बाह्य जो जनित शक्तियां होती है उसके कारण हमारे धरातलीय बनावट में परिवर्तन आता है। तो इस प्रकार से हमारे जो धरातलीय बनावट या हमारे धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन होते रहता है या परिवर्तन दिखाई देते रहता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन हमेशा बदलाव होते रहता है। इसमें क्या आप जानते हैं बच्चों कि हमारी जो पृथ्वी का जो भूभाग है या हमारे धरातलीय या पृथ्वी का जो भाग है वो कई प्रकार के प्लेटों या कई प्रकार के शैलों से निर्मित है। हमारे जो पृथ्वी का भाग जो है वो 6 प्लेटों से बना हुआ है और 6 प्लेटों के अंतर्गत हमारा जो भारत भी एक उस प्लेट के अंतर्गत आता है। ये प्लेटें धीरे धीरे गतिशील होते रहती है और गतिशीलता के कारण इसमें चट्टान भीतर से टूटते फूटते जाती है और ये जो चट्टान या ये गतिशीलता जो है वो एकदम मंद रूप में होती है और मंद रूप में होने के कारण ये जो चट्टान है, ये जो प्लेटें हैं वो एक वर्ष में मात्र 1 सेंटीमीटर के लगभग सरकती है या खिसकती है। तो इस प्रकार से हम हमारे जो धरातलीय बनावट या धरातलीय जो स्वरूप को हम जान सकते हैं। और एक बात आपको बता दूं कि करोड़ों वर्ष पहले हमारा जो पृथ्वी या ये जो प्लेट है, हमारा जो भारत है वो भूमध्य रेखा के जो दक्षिण के भाग में स्थित था। धीरे धीरे इन प्लेटों में टकराव हुआ और टकराव होने के कारण ये 2 भागों में बट गया और 2 भागों में बटने के बाद में एक ऑस्ट्रेलियन प्लेट और दूसरा भारतीय प्लेट के रूप में निर्मित हो गया। उसके बाद में इसमें यह देखा गया कि 2 प्लेटों के बीच में एक सागर हुआ करता था। सागर जिसको टेथिस सागर बोला जाता है। आज हम जहाँ पर हिमालय पर्वत को देखते हैं या जहाँ पर हिमालय पर्वत दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर लहरें या सागर की लहरें उठा करती थी। तो
आज जो हिमालय पर्वत स्थित है वहां पर टेथिस नाम का सागर हुआ करता था, और उस सागर में धीरे धीरे जमाव होता गया, और उस जमाव के कारण वहां पर जो आंतरिक जो बल है, आंतरिक बल के कारण वो अवसाद है वो ऊपर उठने लगा, और ऊपर उठने के बाद में वही एक पर्वत का या हिमालय पर्वत का रूप ले लिया। इसीलिए हिमालय पर्वत को आज हम देखते हैं तो वो पर्वत आज नवीनतम पर्वत के रूप में जाना जाता है। हिमालय पर्वत में टेथिस सागर का एक प्रमुख रूप से परिचय ये हो जाता है कि वहां पर टेथिस सागर है। इसका प्रमाण वहां के हिमालय पर्वत में मिलने वाले कई प्रकार के जीव जंतु या सूक्ष्म जीव के अवशेष जो मिलते हैं, इससे यही पता लगाया जा सकता है या यही कल्पना किया जा सकता है कि वहां पर एक सागर हुआ करता था। तो इस प्रकार से हमारे हिमालय पर्वत का जो स्वरूप आज देखने को मिलता है। हिमालय पर्वत में कई प्रकार के घाटी और कई प्रकार की उनकी श्रेणियां, जैसे कि शिवालिक श्रेणियां है, बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है, ऐसे कई प्रकार की छोटी छोटी श्रेणियां भी दिखने को मिलती है। हिमालय पर्वत में कई प्रकार की नदियां, जैसे कि गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, और उनकी कई सहायक नदियां यहाँ पर से निकलती है। यहाँ की प्रमुख जो ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू, ऐसे बहुत सारे जो ऊंची चोटियां यहाँ पर स्थित है, और 7,900 से लेकर 8,848 मीटर की ऊंचाई तक के स्थित है। सर्वोच्च हिमालय की जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसके बारे में आपको पिछले में बता दिया गया है कि एवरेस्ट ने इसके सर्वेक्षण कार्य किया था, और उसके आधार पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा था। तो इस प्रकार से यहाँ पर कई घाटियाँ, कई श्रेणियाँ और कई प्रकार की यहाँ पर नदियाँ प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से हिमालय जो पर्वत है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताया गया बच्चों। इसके बाद में हम चलते हैं कि हिमालय पर्वत में और कौन कौन से क्रियाएं होती है, या हिमालय पर्वत का क्या क्या और महत्व है, इसको हम ब्लैक बोर्ड के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हिमनद, हिमालय का जो क्षेत्र है वो ठंडी क्षेत्र है और सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर पानी की जो रफ्तार है या नदी जो है वो प्रवाहित तो होती है, लेकिन यहाँ का जो बर्फ एक रुई के समान उड़ते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ता है, और यही रुई के जो बर्फ है वो धरातल पर जब पड़ता है तो वो ठोस रूप में बन जाता है। ठोस रूप में बन जाने के बाद में वही धीरे धीरे पिघलकर हिमनद के रूप में या ग्लेशियर के रूप में समझा जाता है। तो इस प्रकार से हिमनद हमारे हिमालय पर्वत में देखते हैं। उसके बाद कश्मीर की घाटी, हिमालय पर्वत एक ऊंचाई का क्षेत्र है, और ऊंचाई के साथ साथ यहाँ पर कई प्रकार की घाटियां, जैसे यो आकार की घाटियां या वी आकार की घाटियां का भी निर्माण होता है। कश्मीर की जो घाटी है 1850 जो मीटर की ऊंचाई पर चारों तरफ से घिरा हुआ पर्वतों से एक झील नुमा आकृति या एक घाटी का निर्माण दिखाई देता है, जिसको झेलम घाटी भी कहा जाता है। और उस झेलम घाटी से प्रवाहित होते हुए कई प्रकार की नदियां भी प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से हमारे हिमालय पर्वत की स्थिति। उसके बाद में आता है लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के पूर्वी वाला जो क्षेत्र है, पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र है, वो लद्दाख कहा जाता है। और इस लद्दाख का जो
स्थान है वो शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से थार मरुस्थल हमारे भारत में गर्म मरुस्थल है, उसी प्रकार से ये लद्दाख का जो सीमा क्षेत्र या स्थल भाग जो शुष्क और ठंडा क्षेत्र है, जहाँ पर वर्षा भी कम मात्रा में होती है और पूरा बर्फ से आच्छादित होता है, बर्फ से ढका होता है, इसीलिए इसको गर्म मरुस्थल न कहकर शीत मरुस्थल कहा जाता है लद्दाख को। उसके बाद आता है यहाँ के पशुपालन। हिमालय पर्वत में जब ग्रीष्म ऋतु का समय आता है तो वहाँ का बर्फ पिघलने लगता है। जैसे कि अप्रैल का महीना आता है तो यहाँ के जो पशुपालक है वो ऊंचाइयों तक अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं। यहाँ के प्रमुख पशु भेड़ बकरी का पालन यहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है और दूर तक ऊंचाइयों, कई मीटर के ऊंचाइयों तक, यहाँ तक कि उसको पता नहीं रहता कि हम कितने ऊंचाई में हम आ चुके हैं। और वो पशुओं को चराते चराते चीन के सीमा तक के पहुंच जाते हैं और चीन की सीमा के पास पहुंचने के बाद में उसको पता चलता है कि ये सीमा क्षेत्र चीन का आता है और हमारे सीमा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। और उसके बाद में जैसे ही जुलाई का महीना आता है तो जुलाई के महीने के बाद में फिर से वहां पर से ये पशुपालक धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लग जाते हैं। यहाँ ऊंचाइयों में रसीली घास और मुलायम घास होने के कारण ये पशुपालक जो है अपने पशुओं को उन ऊंचे स्थानों पर ले जाते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न है बच्चों, तो इसको हमको अच्छे से समझना है, अच्छे से इसको समझकर इसको अध्ययन करना है। तो इस प्रकार से यहाँ के जो पशुपालक है कई महीने तक के वहां पर रह जाते हैं, अपने साथ में खाने पीने की वस्तुएं लेकर उन पहाड़ी स्थानों पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से पशुपालन हिमालय पर्वत में। उसके बाद में उद्योग धंधे। हिमालय पर्वत से पिघलने वाली कई प्रकार के जो बर्फ नदी का रूप ले लेते हैं और नदी का रूप लेने के कारण इन स्थानों पर विद्युत उत्पादन या बिजली का उत्पादन या पन बिजली का उत्पादन यहाँ पर तेजी से किया जा रहा है, जो कई प्रकार के यहाँ पर कार्यों के लिए या छोटे छोटे उद्योगों के लिए वो काम में लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रमुख उद्योग, यहाँ पर चूने का पत्थर सीमेंट के उत्पादन के लिए या सीमेंट उद्योग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस भागों में प्रमुख रूप से सीमेंट के कारखाने देखने को मिलता है। ये चूना पत्थर सीमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। एक चीज यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण हिमालय पर्वत के तराई जो क्षेत्र है उन भागों में सीमेंट बनने के कारण वहां पर वातावरण, पेड़ पौधे या आसपास में रहने वाले झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं उन पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर छोटे छोटे उद्योग सीमेंट कारखाने से लेकर कई प्रकार के उद्योग यहाँ पर स्थापित हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ के जो परंपरागत व्यवसाय या परंपरागत जो कार्य देखा जाता है वो है हस्तशिल्प, हथकरघा, शाल बनाना और कई प्रकार के लकड़ियों का कार्य करना या लकड़ी का सामान बनाने का यहाँ पर प्रमुख कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार के यहाँ का जीविकोपार्जन का प्रमुख जो साधन होता है वो है इन उद्योग या इन पारंपरिक जो व्यवसाय का संचालन करते हैं ये कश्मीर के क्षेत्र या हिमालय पर्वत के तराई क्षेत्र या हिमालय पर्वत के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद में हम चलते हैं पर्यटन स्थल। हिमालय पर्वत में प्राकृतिक सौंदर्य या प्राकृतिक संपदा से भरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर देश विदेश के लोग इन स्थानों पर पर्यटन या यहाँ के जो प्राकृतिक सौंदर्य या यहाँ के धार्मिक स्थल को देखने के लिए देश विदेश के लोग यहाँ पर आते रहते हैं और ये पर्यटन स्थल का प्रमुख केंद्र
माना जाता है, या यहाँ की जो जलवायु बहुत सुंदर होती है, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य देखने योग्य रहता है। यहाँ के प्रमुख जो धार्मिक स्थल है वो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऐसे कई प्रकार के धार्मिक स्थल जो लोगों के लिए दर्शनीय स्थल के रूप में देखा जा सकता है। इसके बाद में हम आते हैं भूस्खलन। हिमालय पर्वत आज देखा जा रहा है तो यहाँ के जंगलों को काटकर या यहाँ के ढलानी वाला क्षेत्र जो है वो ढलान का जो वन है या जंगलों को आज काटा जा रहा है, और काटने के कारण यहाँ की जो चट्टान धीरे धीरे सरकते जा रहा है या टूट टूट कर गिरते जा रहे हैं, क्योंकि हिमालय पर्वत का जो चट्टान है वो नरम और मुलायम चट्टान है, इसलिए ये धीरे धीरे टूटकर नीचे गिरते जा रहे हैं, जिससे वहां पर रहने वाले जो आबादी है या रहने वाले जो वहां पर निवासी है उनके घरों पर मलबे के रूप में गिरते जाते हैं और कई प्रकार की जन धन की हानियां होते रहती है। इन मलबों का जो स्वरूप है, इन मलबों का जो पदार्थ है वो कई प्रकार के नदियों पर भी प्रभाव डालते हैं। आज कई प्रकार की नदियां भी इन मलबों से पट चुकी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हिमालय पर्वत में भूस्खलन की स्थिति आज तक भी जारी है। इसके बाद में हम लोग और आगे चलते हैं, वो है झूम खेती या सीढ़ी नुमा खेती। हिमालय पर्वत का जो ढलान वाला जो क्षेत्र है वहां पर ज्यादा तेज वर्षा या पानी का जो जल है वहां पर न रुके, इसलिए इस क्षेत्र में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि कार्य किया जाता है। और यहाँ पर झूम खेती या स्थानांतरित खेती भी किया जा सकता है। तो झूम खेती आज हिमालय पर्वत में धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। इससे पहले झूम खेती पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज धीरे धीरे वनों की कटाई, उनकी उर्वरा क्षमता समाप्त होने के कारण आज इस भाग में झूम खेती भी कम होते जा रहा है। अब स्थायी रूप से इन भागों में कृषि कार्य किया जा रहा है जो बिल्कुल अब नगण्य है। इन भागों में सीढ़ी नुमा खेती में कई प्रकार के फल जैसे कि आलू बुखारा है, सेब है, नाशपाती है, इस प्रकार के रसीले फल का उत्पादन इन भागों में किया जाता है। इसके बाद में हम आ जाते हैं चाय के बागान। हिमालय का जो क्षेत्र है या हिमालय के जो पूर्वी क्षेत्र है, असम का क्षेत्र, असम को चाय के बागान के लिए सबसे ज्यादा जो स्थान माना जाता है, वहां के चाय बागान का व्यापारिक दृष्टि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। विदेशों में इनकी चाय का जो पत्ती है वो कच्चे रूप में प्राप्त होती है, उसको मशीन के माध्यम से उसको तोड़कर या उसके पिराई करने के बाद में उसको चाय पत्ती के रूप में उपयोग किया जाता है। तो हमारे देश में असम का जो क्षेत्र है वो चाय बागान के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से आज हम पर्वतीय क्षेत्र के बारे में, हिमालय पर्वत के बारे में, उसकी उत्पत्ति के बारे में आज समझे हैं। इसके बाद में दूसरा जो चैप्टर आएगा, उत्तर का विशाल मैदान, इसको अगले भाग में समझाएंगे। धन्यवाद।